Hi everyone, this is me Nishant and welcome you on Nishanti Academy. This is the part 12 of Industrial Relation and Labor Laws, and in this video we are going to learn about concept of wages and wage theories. क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें? Wages या मजदूरी का क्या कॉन्सेप्ट है और कितने सारे वेज के सिद्धांत हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ वेज, मजदूरी की परिभाषा। सो व्हाट इज वेज? वेज क्या होता है, मजदूरी क्या है? जब कोई वर्कर, चाहे वो फिजिकल वर्क करे या किसी तरह की सर्विस दे, तो एज अ कंपनसेशन हम उसे एक रेम्यूनरेशन देते हैं, चाहे वो आवर बेसिस पे दें, चाहे वो डेली बेसिस पे दें, चाहे हम वीकली बेसिस पे दें, चाहे हम मंथली बेसिस पे दें, या फिर टाइम के अकॉर्डिंग ना देकर उन्हें हम काम के अकॉर्डिंग दें कि उसने काम का कितना पार्ट कर लिया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं। अब ये जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं, ये जो मुआवजा दे रहे हैं, ये दो तरीके का होता है। एक को कहते हैं हम लोग वेज कंपनसेशन और जो दूसरा होता है वो है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। वेज कंपनसेशन मतलब ऐसा कंपनसेशन जो वेज या सैलरी के फॉर्म में हो और इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी या मनी के टर्म में रिप्रेजेंट करा जाए। So what is wage compensation? It refers to monetary payment to employees in the form of wages and salaries. It is fixed, non-incentive kind of payment calculated on the basis of time spent by an employee on the job. ये fixed होता है, non-incentive होता है और किसी employee ने अपने काम पर कितना समय स्पेंड करा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। दूसरा जो है वो है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सो सप्लीमेंट्री जो है वो नाम से बता रहा है, एक तरह का सप्लीमेंट है, ये ऐड है एक तरह का। सो इट सिग्निफाइज इंसेंटिव पेमेंट्स बेस्ड ऑन द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय का जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसके अनुसार जो उसे इंसेंटिव दी जा रही है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। एक एग्जांपल के थ्रू काफी अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दो पर्सन है, एक का नाम है जय, दूसरे का नाम है वीरू। दोनों एक कंपनी में काम करते हैं, सेम ही कंपनी है। एक जो जय है वो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक काम करता है। जो भी डेली का टारगेट है कंपनी के द्वारा उसे जो दिया जाता है वो उसे अचीव कर लेता है और ऐसे ही उसका चलता है। मंथ वाइज उसे सैलरी मिलती है एंड ही इज हैप्पी। सेकेंड जो पर्सन है वीरू, वो क्या करता है, उसे जो डेली बेसिस पे जो टारगेट मिल रही है वो उसे अचीव तो कर रहा है, साथ ही साथ उसे जो टारगेट मिल रहा है उसे वो और कितने बेस्ट तरीके से कर सकता है वो उस पर भी वर्क कर रहा है। इससे फायदा ये हो रहा है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा से ज्यादा। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी वीरू का ज्यादा ख्याल रखेगी, ऑब्वियस है, क्योंकि वो कंपनी के लिए और अच्छे तरीके से सोच रहा है। तो इस केसेस में जो कंपनी है वो जय को एज अ वेजेस और एज अ मंथली सैलरी वो जितना पेमेंट है वो उतना करेगी, लेकिन जो वीरू है उसे वेजेस तो देगी, साथ में एक इंसेंटिव भी देगी ताकि उसे सपोर्ट मिल सके, ताकि उसे ये रियलाइज हो कि वो कंपनी के लिए कुछ बढ़िया काम कर रहा है। तो पहला वाला जो है जय को जो मिला वो है मेरा वेज कंपनसेशन और जो वीरू को मिला वो है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वेजेस, मजदूरी को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेज को अफेक्ट करते हैं? पहला जो है वो है मेरा डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। लेबर का डिमांड और सप्लाई ये जो है वेज को क्या करेगा? अफेक्ट। कैसे करेगा सर? तो ऑब्वियस है, जितना ज्यादा डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं हो पा रही है, पहले तो अगर उसके अकॉर्डिंग अगर सप्लाई हो रही है, जितना डिमांड है अगर उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हो रहा है तो उस केसेस में जो वेज होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन जितना ज्यादा डिमांड है उससे कम सप्लाई हो रहा है, मतलब सप्लाई जो है वो उससे कम हो रहा है, एक मिनट ये गलत हो गया, सप्लाई जो है वो उससे कम हो रहा है, तो उस केसेस में वेजेस क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड मान लेते हैं 10 वर्कर्स की है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो सिर्फ 8 वर्कर की है, तो जो 10 वर्कर का जो वेजेस होगा वो 8 वर्कर को मिल जाएगा
और जो 10 वर्कर्स का जो काम होगा वो भी 8 वर्कर ही करेंगे। तो इस केसेस में उनकी जो सैलरी होगी, उनका जो वेजेस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक उसके अपोजिट डिमांड जो है वो 10 वर्कर की है, लेकिन सप्लाई जो है वो 15 वर्कर्स का कर दिया गया। तो उस केसेस में जो 10 वर्कर की सैलरीज होगी वो 15 वर्कर्स में डिवाइडेड होगी। तो उस केसेस में वेज जो है हर वर्कर्स के लिए जो वेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वेजेस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। इसके अलावा एबिलिटी टू पे, अगर जो इंडस्ट्री है वो एबल ही नहीं है, जो गवर्नमेंट ने जितना फिक्स करा है पे करने के लिए, तो वो पे ही नहीं कर पाएगी। तीसरा है लेबर यूनियन। लेबर यूनियन जब हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे उसमें हम लोग देख लेंगे, वैसे बताया हुआ है, आपने पढ़ भी लिया होगा अब तक, तो आराम से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब सर ज्योग्राफिकल एरिया पे डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या है। जैसे अगर मैं रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज की बात करूं तो सेम पोस्ट के लिए रूरल एरियाज में जो वेजेस होगा वो कम होगा, लेकिन अर्बन एरियाज में जो है ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स का अगर कोई इंस्पेक्टर है उसे रूरल एरिया में अलग पेमेंट मिलती है, लेकिन वही अगर अर्बन एरिया में ट्रांसफर होता है तो उसे अलग पे करा जाता है। नेक्स्ट है प्रीवेलिंग वेज रेट। प्रेजेंट या प्रचलित मजदूरी दर है, तो जो वेज रेट होगा उसके अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग वेज दिया जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट, कैसा जॉब की ज़रूरत है भी या नहीं है। जब नहीं होगी उस समय वेज कम मिलेगा, जब जॉब की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी तो उस समय वेज ज़्यादा मिलेगा। स्टेट रेगुलेशन, स्टेट डिटरमाइन करेगी कि वेज जो है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे वेज डिपेंड करता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेजेस। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता रखा है मैंने। 3 तरीके का वेजेस होता है, एक को कहते हैं हम लोग मिनिमम वेज, दूसरा होता है मेरा फेयर वेज, तीसरा होता है मेरा लिविंग वेज। मिनिमम वेज या न्यूनतम मजदूरी, ऐसी मजदूरी जो देनी ही पड़ेगी, ऑप्शन नहीं है, इतना नहीं मिला तो निर्वाह नहीं हो पाएगा। इससे थोड़ा सा ऊपर होता है फेयर वेज। फेयर वेज मतलब मिनिमम मजदूरी और प्लस थोड़ा सा और ऐड। और लिविंग वेजेस का मतलब एकदम स्टैंडर्ड वेजेस। अच्छे से देखते हैं। पहला है मेरा मिनिमम वेज। मिनिमम वेज क्या होता है? सो रेम्यूनरेशन सफिशिएंट टू इनेबल एन एवरेज वर्कर टू फुलफिल हिज ऑल हिज ऑब्लिगेशन। जितनी भी ऑब्लिगेशंस हैं वर्कर के, जितनी भी ज़रूरतें हैं वर्कर्स की, चाहे वो सिर्फ वर्कर्स की हो और उसके साथ साथ उसकी फैमिली की हो, इन सबको पूरा करने के लिए जो जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट हो, जितना ज़रूरत है वेजेस की, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिनिमम वेजेस। इसके अलावा इट ऑल्सो मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स फैमिली। इट कैन बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और पीस ऑफ वर्क, ये बता रखा है। इट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ये मिनिमम वेजेस एक्ट में बता रखा है। इट इज फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉ एंड हैज टू बी रिवाइज्ड एटलीस्ट वंस इन 5 ईयर। 5 साल में एक बार इसे रिवाइज करा जाता है। The current minimum wage of India, according to data 2019-20, at around rupees 176 per day and rupees 4,576 per month. सर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये स्टेट वाइज, इवन सिटी वाइज जो है ये थोड़ा वेरी करता है। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस के 2 टाइप होते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। एक को कहते हैं सब्सिस्टेंस मिनिमम वेज और दूसरा होता है स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। सब्सिस्टेंस मिनिमम वेज का मतलब एकदम जो बेसिक नीड जो है उसे पूरा करने वाली जो वेजेस होगी, जो निर्वाह, जीवन निर्वाह करने वाली। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है निर्वाह करना। तो जो एकदम जो मिनिमम वेज होगी जिसके थ्रू जो है जीवन निर्वाह हो सके, जो उसकी फिजिकल नीड है वो पूरी हो सके एक वर्कर की और उसके फैमिली की, तो इस सिचुएशन में जो वेज होगा, मिनिमम वेज होगा, उसे हम लोग कहेंगे सब्सिस्टेंस मिनिमम वेज। ठीक इसके अपोजिट स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज एक ऐसा मिनिमम वेज होगा जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी कि इतना तो होना ही चाहिए। अब इस केसेस में क्या होगा कि अगर कोई इंडस्ट्री है जो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज से भी कम पे करेगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये इस केसेस में ये इलीगल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज है वो हर किसी को पे करना ही है,
चाहे वो इफिशिएंट हो चाहे वो ना हो। नेक्स्ट है मेरा फेयर वेजेस। फेयर वेजेस क्या होता है? जो मिनिमम वेजेस से थोड़ा बेटर हो लेकिन लिविंग वेजेस से बिलो। सो द लोअर लेवल ऑफ फेयर वेज इज द मिनिमम वेज एंड द अपर लिमिट इज द कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री टू पे। बहुत सिंपल है सर, कि जो फेयर वेज होगा वो मिनिमम वेज से ऊपर होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा किससे? तो कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करेगा। और इसका अपर लिमिट जो है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपर लिमिट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इंडस्ट्री की कैपेसिटी पे, कि वो कितना पे कर सकती है। इट इज फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट फैक्टर्स सच एज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। एक लेबर कितना प्रोडक्टिव है उस पर डिपेंड करता है। प्रीवेलिंग वेज रेट्स, जो प्रचलित है वेज रेट उस पर डिपेंड करेगा। लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक नेशन का क्या इनकम है उस पर डिपेंड करेगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना इवन है पूरे पॉपुलेशन पर उस पर डिपेंड करेगा। द एम्प्लॉयर्स कैपेसिटी टू पे, और एम्प्लॉयर्स की कैपेसिटी होनी चाहिए पे करने की, इस पर भी डिपेंड करेगा। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी की नेट के पेपर में ये आ रखा है। इसे क्वेश्चन था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये किस तरह के वेजेस के अंदर आता है? ऑप्शन आपको मिलेगा, तो उसमें एक ऑप्शन होगा फेयर वेजेस, तो फेयर वेजेस के अंदर आता है। सो फेयर वेज वर्क्स ऑन द फॉर्मूला इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। It can be said that wage is fair if it is equal to what the competitors are paying in the market throughout the country. Next point ये कहता है कि fair wage हम ऐसे पता कर सकते हैं कि ये कोई भी वेज फेयर है या नहीं, कि कंपटीटर्स जो हैं इंडस्ट्री में वो अपने वर्कर्स को कितना दे रहे हैं। अगर सारे सेम इंडस्ट्रीज अपने वर्कर्स को सेम सैलरी पे कर रही है, जैसे आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है वो अपने वर्कर्स को एक जैसा वेजेस पे कर रही है, एक जैसा पैकेज दे रही है, इसका मतलब सभी फेयर वेजेस दे रही है। लेकिन वही कोई कंपनी है जो बहुत ज्यादा पे कर रही है, कोई कंपनी है जो बिल्कुल नहीं पे करना चाहती, एकदम मिनिमम वेजेस दे रही है, तो उस केसेस में वो फेयर वेजेस नहीं हुआ। नेक्स्ट है फेयर वेज डिपेंड्स ऑन नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री बट ऑल्सो ऑन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव। जो फेयर वेज है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक, इकोनॉमिक प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जैसे कोरोना टाइम में कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, इसमें इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो रखी है, तो जो फेयर वेजेस है वो बिल्कुल होगा कि कम हो जाए इस सिचुएशन में। बहुत सारे ऐसे स्टाफ होंगे जिन्हें या तो रिट्रेंचमेंट जिनका कर दिया गया है या फिर उन्हें मिनिमम वेजेस दिया जा रहा है। उसी तरह से फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी क्या करेगी, पे करेगी उसे। नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल्स, अवार्ड्स एंड वेज बोर्ड्स प्ले मेजर रोल इन द फेयर वेज फिक्सेशन। नेक्स्ट है लिविंग वेज। सो ये तो नॉर्मल है। लिविंग वेज का मतलब एकदम स्टैंडर्ड वेज हो जो सारी एमिनिटीज लाइफ की उसे फुलफिल करे, साथ में जो सोशल नीड हो और जो बेसिक नीड हो वो सारी जो है जुटा दे। सो इट इज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वेजेस प्रपोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफरिंग basic amenities of life and satisfying the social need of workers. It may be defined as one which should enable the earner to provide for himself and his family food, clothing, shelter, education, medical needs, social needs and security needs. तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? इसके अंदर जो वर्कर है और उसकी जो फैमिली है उसके लिए फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल नीड्स भी आएगी, सोशल नीड्स भी होगी और सिक्योरिटी भी आएगा। अ लिविंग वेज इज यूजुअली फिक्स्ड बाय कीपिंग इन माइंड द जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल फेयर वेजेस की ही तरह लिविंग वेजेस भी काम करता है। नेक्स्ट है वेज थ्योरी। अब हमें सारी वेज थ्योरी नहीं पढ़नी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वेज थ्योरीज पढ़नी है। पहला है सबसिस्टेंस वेज थ्योरी। सबसिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं निर्वाह। तो निर्वाह, क्या निर्वाह करना होगा? तो जीवन निर्वाह करना होगा। तो
ऐसी थ्योरी या ऐसी वेज थ्योरी जो जीवन निर्वाह को सपोर्ट करती हो। तो ऑब्वियस है ना कि एक ऐसा वेज दिया जाए जिससे जीवन का निर्वाह हो सके, मतलब कम मिनिमम जो वेजेस है वो मिल सके। तो ऑब्वियस है कि हर गवर्नमेंट, हर पार्टी उसे सपोर्ट करेगी। वो चाहेगी कि हर पर्सन को जो काम कर रहा है उसे एटलीस्ट इतना तो मिले ताकि उसका जीवन निर्वाह हो सके। तो इस कारण से सब्सिस्टेंस थ्योरी को हम लोग आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी कहते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकता सर। So the theory says that each member of society be provided enough food, clothing and shelter to continue to exist, कि exist करने के लिए इतना wages मिलना चाहिए। So this theory is based on the population theory of Thomas Malthus and given by David Ricardo in 1870. It deals with the population rather than labor. ये population से deal करता है rather than labor. Labor के बजाय ये किससे deal करता है? Population से deal करता है। It is based on the assumption that labor, like any other commodity, is purchased and sold in the market. इसके according, subsistence theory के according, labor जो है वो एक commodity की तरह है जिसे market में खरीदा और बेचा जा सकता है। एंड इन द लॉन्ग रन द वैल्यू ऑफ लेबर, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ लेबर है, वैल्यू ऑफ लेबर यहाँ पे इसका मतलब होगा लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। सो इन द लॉन्ग रन द लेबर कॉस्ट ट्रेंड्स टू बी इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सर व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री, वो सपोज एक गुड्स बना रही है, गुड्स का नाम है XYZ। तो इस XYZ गुड्स के प्रोडक्शन में जितना कॉस्ट लग रहा है, जितना पैसा लग रहा है, जितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जो लेबर कॉस्ट होगा, लेबर कॉस्ट किसे कहते हैं सर? लेबर कॉस्ट बस सिंपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही लेबर कॉस्ट होता है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कह रहा है सब्सिस्टेंस थ्योरी, ये कहता है कि जो लेबर है वो एक कमोडिटी की तरह है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है, और इन द लॉन्ग रन द लेबर कॉस्ट ट्रेंड्स टू बी इक्वल, जो लेबर कॉस्ट होगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल होना चाहिए। और अच्छे से समझते हैं, सपोज एक कंपनी है ABC, ये एक सेलफोन बनाती है, ये सेलफोन को बनाने का कॉस्ट है 4000। तो सब्सिस्टेंस थ्योरी ये कहता है कि इसे अब तो कंपनी तो नहीं बनाएगी ना, कंपनी के अंदर काम करने वाला वर्कर बनाएगा। तो सपोज ये वर्कर है, इसने इस सेलफोन को बनाया, तो बनाने में सर कितना लगा? 4000 रुपये लगा। तो ये जो लेबर का जो कॉस्ट होना चाहिए, लेबर को जो मिलना चाहिए वो भी 4000 मिलना चाहिए। सब्सिस्टेंस थ्योरी ये कहती है कि जो मिनिमम वेजेस है वो 4000 इसे भी मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी वर्कर ने वो सेलफोन बनाया। तो ऑब्वियस है कंपनी क्या करेगी कि 4000 जो लागत है, 4000 जो इन्वेस्टमेंट लगा उसे बनाने में, प्लस 4000 उसने क्या करा? वर्कर्स को पे करा, प्लस अपना प्रॉफिट जो उसे रखना है, इन तीनों को ऐड करेगी और इसके अकॉर्डिंग वो जो सेलफोन होगा उसकी प्राइस को डिटरमाइन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू द अमाउंट विच इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द वर्कर एंड हिज फैमिली एट द सबसिस्टेंस लेवल। लेबर कॉस्ट जो है इसकी परिभाषा दी हुई है यहाँ पे। लेबर कॉस्ट होता क्या है? सो ये एक ऐसा अमाउंट है जो जरूरी है एक वर्कर्स और उसकी फैमिली को सरवाइव करने के लिए एट सबसिस्टेंस लेवल। जो निर्वाहित जो लेवल है, सबसिस्टेंस लेवल है, एग्जिस्टिंग लेवल है कि बस इतना तो मिलना चाहिए, इससे कम होगा तो बेचारा मर जाएगा, तो उससे ज्यादा या फिर उसी लेवल का उसे मिले तो उसी को हम लोग कहेंगे लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट है वेज फंड थ्योरी। वेज फंड थ्योरी क्या कहता है सर? वेज फंड थ्योरी सिंपल शब्दों में ये कहता है कि एक कंपनी है, वो उन्होंने अगर स्टाफ रखा, सपोज 5 स्टाफ रखे हैं, तो ये जो सैलरी या वेजेस इन्हें देगी तो वो उसे करंट ईयर के प्रॉफिट से नहीं देगी, वो अपने पिछले वाले साल में जितना उनका प्रॉफिट हुआ है या जितना उनका फंड कलेक्ट हुआ है वो उस फंड से जो है अपने स्टाफ को पे करेगी।
अभी वाले से नहीं, अभी वाला जमा हो रहा है नेक्स्ट वाले ईयर में पे करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉय आर पेड फ्रॉम द फंड विच प्रिजम्बली हैज बीन accumulated by the entrepreneur from the operation of the previous year. It was assumed that a wage fund is fixed and doesn't change. Any change in the wage rate is therefore would be due to the change in the number of the workers seeking employment. सेकेंड पॉइंट बहुत अच्छा है सर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है वो मैं समझा दे रहा हूँ। देखो सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि ये सपोज कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी। इसने क्या करा, इसे अपने वर्कर्स को वेज देने हैं। कहाँ से देगी? तो ये अपने पिछले वाले लास्ट ईयर का जो फंड होगा उससे देगी। अब सर लास्ट ईयर का फंड है तो इसका मतलब ये फिक्स होगा, इंक्रीज तो नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी लास्ट ईयर खत्म हो चुका है। तो सपोज लास्ट ईयर में उनके पास टोटल फंड आया 5 करोड़ का आया, तो अब 5 करोड़ से ही जो एबीसी कंपनी है वो क्या करेगी, इस साल अपने स्टाफ्स को वेजेस देगी 5 करोड़ रुपए में से ही। अब ये प्राइस तो फिक्स है, तो इसका मतलब वेजेस फिक्स होगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि वेजेस घट बढ़ सकता है। क्यों घट बढ़ सकता है सर? क्योंकि फंड तो यहाँ पे फिक्स है ना, तो इसी से उसको पैसे देने हैं। अगर सपोज मेरे पास 1000 रुपए है और मुझे 2 लड़कों में डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 500 दोनों को दे दूंगा, तो ये तो फिक्स हो गया सर, वेजेस भी फिक्स हो गया क्योंकि ये फंड फिक्स है। लेकिन सर होता क्या है कि कंपनी हमेशा हायर करती रहती है वर्कर्स को काम के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो करंट ईयर में क्या डिमांड है प्रोडक्ट का उस पर डिपेंड करता है। सपोज जैसे अभी कोविड का सिचुएशन हो गया, तो कोविड के सिचुएशन में कंपनी का क्या होगा, प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा तो होगा नहीं, बहुत कम होगा क्योंकि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। तो उस सिचुएशन में कंपनी ने क्या करा, अपने बहुत सारे वर्कर्स को हटा दिया और जो बाकी जो वर्कर्स बचे उसे अपने लास्ट वाले फंड से क्या करना है, पैसे देना है, तो वो उससे देगी और थोड़ा सा फंड बचा करके भी उसे रखना है क्योंकि नेक्स्ट वाले ईयर में भी जो है उसे क्या करना पड़ेगा, वेजेस देना पड़ेगा। और अगर अचानक से प्रोडक्शन बढ़ा तो उस समय ज्यादा स्टाफ्स को उन्हें क्या करना पड़ेगा, हायर करना पड़ेगा और फिर उन्हें भी जो है अपने जो है लास्ट ईयर वाले फंड से ही पैसे देने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन में ये सारी चीजें जो है जो डिपेंड कर रही है, वेजेस जो डिपेंड कर रहा है वो फंड पे नहीं डिपेंड कर रहा है। जो वेजेस है वो डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ वर्कर्स पे, कि कितने वर्कर्स हैं उस इंडस्ट्री के अंदर। सो इस वाले लाइन में वही लिखा हुआ है, इट इज एज्यूम दैट अ वेज फंड इज फिक्स्ड। ये माना गया है कि जो वेज फंड होता है वो फिक्स्ड होता है एंड डजंट चेंज, और नहीं बदलता। एनी चेंज इन द वेज रेट में किसी भी तरह का चेंज इज देयरफॉर वुड बी ड्यू टू अ चेंज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, जितने वर्कर्स चाहिए, जितना वर्कर्स हैं उस पर डिपेंड करता है। दिस थ्योरी इज रिजिड in its own way. It demonstrates that bargaining power or trade union cannot raise the wage level and those efforts to discourage the accumulation of capital. ये कहता है कि बार्गेनिंग पावर और ट्रेड यूनियन ये जो है वेज लेवल को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ाएंगे तो जो कैपिटल उन्होंने जो जमा करा है, जो फंडिंग उन्होंने रखी है, वो जो है वो एक तरह से डिसऑर्डर हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा। दिस थ्योरी ऑल्सो शोज दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ वेजेस। जो प्रोडक्टिविटी होगा लेबर का वो डिटरमाइन होगा लेवल ऑफ वेजेस के द्वारा। नेक्स्ट है, दिस थ्योरी इज गिवन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। नेक्स्ट है रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी। रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी ये कहता है कि एक इंडस्ट्री अपने सारे खर्चे को पहले निपटा ले, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट हो, और सारे खर्चे देने के बाद जो उसके पास जो रेसिड्यूल रेवेन्यू बच गया वो उससे क्या करेगी, वो उससे जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो उसे वेजेस देगी। ये रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी कहता है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम थ्योरी। नेशनल इनकम थ्योरी का साफ साफ है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने दिया था, तो जॉन
मेनार्ड केनीज ने दिया हुआ था, नेशनल इनकम थ्योरी। ये इकोनॉमी में भी शायद आप लोग पढ़े होंगे। नेशनल इनकम थ्योरी जो है ये कहता है कि सर जो वेजेस होगी वो हर नेशन का जो नेशनल इनकम होगा उस पर डिपेंड करेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज फुल एम्प्लॉयमेंट? पहले फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट होता है कि किसी भी नेशन के अंदर जो काम करने वाले वर्कर हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो इच्छुक है काम करने के लिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिले। दुर्भाग्य से हमारे देश का सिचुएशन वैसा नहीं है। काम करने वाले बहुत हैं, इच्छुक भी हैं, लेकिन सब बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी तो खासकर। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो फंक्शन है किसका? नेशनल इनकम का। मतलब सर मतलब ये है कि नेशनल इनकम बहुत अच्छा हुआ तो उसके अकॉर्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेशनल इनकम अच्छा नहीं हुआ तो उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। सिंपल है, अगर मेरे पास मेरी जेब में पैसे होंगे तभी मैं दूसरे को दूंगा ना, अगर पैसे ही नहीं है तो मैं कैसे दूंगा? रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 लोगों को 5-5 हजार रुपए करके देने हैं और मेरे पॉकेट में सिर्फ 10,000 है, तो मैं 2 जन को ही दे सकता हूँ, बाकी 3 को कैसे दूंगा? तो नेशनल इनकम थ्योरी यही कहता है। नेशनल इनकम क्या है ये तो पढ़ा हुआ है, इसको क्या बताना। नेक्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी, ये भी बता रखा है अभी। सप्लाई एंड डिमांड थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। ये क्या कहता है सर? ये यही कहता है कि जैसा डिमांड है वर्कर्स का, उसके अकॉर्डिंग अगर सप्लाई हो रही है तो वेजेस नॉर्मल होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रही है, उससे कम हो रही है, तो सप्लाई कम होगी वर्कर्स की तो उनका वेजेस बढ़ जाएगा। अगर सप्लाई ज्यादा हो रही है डिमांड से तो उस केसेस में वेजेस जो है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। डिमांड थ्योरी यही कहता है। नेक्स्ट, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस। ये होता क्या है सर? हमने रेसिड्यूल क्लेमेंट थ्योरी में पढ़ा कि पहले सारे खर्चे निपटा लो, फिर जो बचा वो वेजेस में काउंट करो। मार्क्सियन कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो गलत बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप वर्कर्स के वेजेस को लास्ट में कैलकुलेट कर रहे हो, लास्ट में देख रहे हो कि मेरे पास कितने पैसे बचे, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? वेजेस दोगे सबको। सर इसका मतलब आप तो वैल्यू ही नहीं देना चाहते वर्कर्स को। तो मार्क्सियन ने बोला कि जो है नहीं सर ये गलत है, आपको सबसे पहले अपने जो लेबरर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, आपको पहले उनका जो वेज है वो आपको देना पड़ेगा। So according to this theory, labor is the sole source of economic value and therefore labor should exercise the prime claim on revenue. The given theory says that the surplus between labor cost and production cost should be paid to the labor. जो labor cost होगा और जो production cost होगा, इन दोनों के बीच का जो surplus है, जो ज्यादा हो गया इन दोनों में से, तो जितना ज्यादा हो गया वो किसको मिलना चाहिए? वो लेबर को ही मिलना चाहिए। तो इस तरह से कुछ थ्योरीज थी, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये मैंने क्लियर कर दिया। कोविड के केसेस डिक्रीज तो हो रहे हैं, लेकिन डराने वाली बात है कि अभी तक ब्लैक फंगस था, व्हाइट फंगस भी आ गया। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क पहनकर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।